23 जुलाई सैटरडे के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। आप जानते हैं कि मई के महीने में मंकी पॉक्स डिजीज पहले इसका केस आया था यूके में और उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों में ये डिजीज जो है जहाँ पे केसेस 3000 थे तो वो बढ़ते हुए 16000 हो गए और जो इब्तिदा में 30 कंट्रीज थे अब बढ़ते बढ़ते काफ़ी कंट्रीज में इसके सिम्टम्स और इसी तरह के केसेस पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें, क्योंकि कोविड पैंडमिक का जो एक्सपीरियंस है तो उससे अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर एजुकेशन ऑफ सिम्टम्स जो इसकी अलामतें हैं, और उसके साथ साथ इससे मुताल्लिक़ जो लोगों में डर और खौफ होता है, जब तक सही नॉलेज नहीं आएगी तो डर और खौफ रहेगा और डर और खौफ की वजह से काफ़ी यानी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये डिज़ीज़ के बारे में भी हमारे पास प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, लेकिन आपको जब इसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपके अंदर जो है थोड़ा सा यानी यू विल बी एबल नॉट ओनली टू सेव एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी यानी गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों के पास ये क्वेरी होगी कि व्हाट आर द सिम्टम्स और ये कौन सी डिजीज है। इस बीमारी को हमको जानना है। आप लोग जानते होंगे कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी यानी बीमारी थी। दैट वाज आल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी मुताद्दी बीमारी थी, और उसको फाइट करने के लिए वैक्सीन्स के ज़रिए काफ़ी यानी कामयाबी हासिल हुई। तो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड ये डिजीज़ है मंकी पॉक्स, और अक्सर ये जो है 50 साल से कम उम्र के लोगों में होती है, और अब तक जितने भी केसेस हैं वो मेन हैं, और मेन में भी वो मेन हैं जो हेट्रोसेक्सुअल, जिनकी लाइफस्टाइल है यानी कि जो गे हैं, तो इस तरह की जो यानी आदतों में लोग हैं उन्हीं को ये डिजीज़ पाई जा रही है। इसके सिम्टम्स में होता है कि बुखार रहता है, हेडेक रहता है, बॉडी पेन रहता है और थकान रहती है। इसके बाद रैश अपीयर होता है। रैश यानी कि थोड़ा सा लालपन, फुंसी, उसके बाद फुंसी में पीप आता है यानी कि पुस्ट्यूल्स। टिपिकल लीजन्स जो डेवलप होते हैं वो मुंह के अतराफ, नाक के अतराफ और जो उनके जेनाइटल रीजन्स हैं उसके अतराफ होते हैं। हाथों पर भी और फीट पर भी आते हैं। अक्सर ये जो है हाई रिस्क ग्रुप, जिस तरह HIV एड्स के टाइम पर वो लोग जो इस तरह जो यानी हेट्रोसेक्सुअल पर्सनैलिटीज थे उन्हीं लोगों में पाया जाता था ज़्यादातर। तो अभी भी हाई रिस्क ग्रुप वही लोग हैं जिनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादातर मर्दों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। और एटिपिकल भी सिम्टम्स कभी इसके रहते हैं, जैसे कि हल्का सा रैश आ जाए या थोड़ा सा बुखार आ जाए। इसका रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है, माइल्ड डिजीज से बहुत सिवियर डिजीज भी हो सकती है। इसमें फैटेलिटी यानी कि क्या मौत हो सकती है, इस तरह का अभी कोई यानी हमारे पास कोई भी मेडिकल रिसर्च नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्प्रेड भी हो रहा है। अब आपके सामने ये सवाल पैदा होगा कि फिर व्हाई हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड दिस एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। वो इस वजह से कि ये जो बीमारी है फैल भी रही है, बढ़ भी रही है, दोनों चीजें हो रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज भी हो रहे हैं, और जो जो ममालिक में पहले नहीं था अब वो सारे ममालिक में ये बीमारी पाई जा रही है। और इसका जो वायरस है वो उस ब्लिस्टर्स में, वो खुंजियां जो बनती हैं उसी में पाया जाता है, और वो फुटने से फिर वो स्प्रेड होता है। तो तकरीबन 7 to 8 वीक्स का टाइम है जब तक कि एक शख्स बीमार रहता है, और उस दौरान ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं। तो जिस तरह कोविड में आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, और उसके बाद जो क्वारंटाइन पीरियड है, ये सारे जो मेडिकल प्रिकॉशंस हैं वो सब इसमें भी लिए जाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों में ये डाउट भी आएगा कि ये फैलेगा किस तरीके से, ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा। तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में ही ये ट्रांसमिशन होता है। और जो लोग जिनमें ये बीमारी पाई गई, अपने मुल्क इंडिया में 4 केसेस आए, तो उसमें से 3 केसेस जो थे वो लोग फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री थी, यानी कि बाहर के मुल्क से यहाँ पर ये पहुंचा। लेकिन एक केस जो था उसकी फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक स्टैग पार्टी में उसने
शिरकत की थी। मतलब ये बैचलर्स पार्टी टाइप होती है। तो इसमें इस तरह की जो पार्टीज हैं, इस तरह के जो कॉन्टैक्ट्स हैं जहां पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, उसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड्स का जो कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉन्टैक्ट से ये डिजीज स्प्रेड होती है। और कुछ हद तक अगर करीब हो तो एरोजॉल्स जो हैं, यानी कि मुंह से निकलने वाला जो थूक है, अगर वो हवा में रहे कुछ देर तक और कुछ दूसरे लोग उस जगह यानी पास हो या उस पर्सन से कोई कांटेक्ट में आ जाए, तो एयर का भी बहुत ही लिमिटेड वे में स्प्रेड के चांसेस है। लेकिन जिस तरह कपड़े इस्तेमाल होते हैं, जैसे टवल्स अगर किसी ने यूज किए वो अफेक्टेड है और दूसरे लोग वो टवल यूज कर रहे हैं, या डोर नॉब्स हैं जहां पर किसी ने टच किया और फिर कोई और टच कर रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, फ्लूइड से, बॉडी के यानी जो सिक्रीशन से, उससे चांसेस हैं कि स्प्रेड हो। लेकिन ये बहुत रिमोट चांसेस हैं। ज्यादातर चांसेस जो स्प्रेड के हैं वो इंटीमेट कांटेक्ट के हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के हैं। दो लोग जब बहुत करीब आते हैं, जैसे किसिंग करते हैं, तो वैसे वक्त के कांटेक्ट में ही ये फैलने के चांसेस हैं। तो अब इसका जो है खास एक ग्रुप के लिए ये हाई रिस्क है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो बाकी के सब लोगों को भी अपना एहतियात करना पड़ेगा। और एहतियात में क्या चीजें जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जहां कंजेशन हो, पब्लिक गैदरिंग्स हो, वहां पे खासतौर पे बहुत एहतियात करना इंपॉर्टेंट है। फेस मास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड के टाइम पे जितने लोग फेस मास्क यूज कर रहे थे, काफी अच्छी हैबिट भी थी। नाउ ऑल्सो दे मस्ट हैव अ फेस मास्क, क्योंकि आपका फेस मास्क आपको काफी हद तक ये सारी सिक्रीशंस और ये सारी हवा में या फिर जिस जगह, जिस पब्लिक प्लेस से आप गुजर रहे हो, वहां पर भी अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो आपको वो यानी इन्फेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि सपोज आपने कोई डोर नॉब यानी टच कर लिया हो, किसी मॉल में आपने विजिट किया, कोई कॉमन स्पेसेस पे आपने हाथ लगाए और कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने भी वहां हाथ रखा हो, तो हैंड वॉश आपका ये एक दूसरा यानी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा। तो हम लोगों को ना फेस मास्क छोड़ना है, ना हैंड वॉश छोड़ना है, और साथ ही साथ जो एहतियाती तदाबीर में पब्लिक कंजेस्टेड गैदरिंग्स जो होते हैं वो तमाम को जिस हद तक हो सके अवॉइड करना है। स्मॉल गैदरिंग्स और स्पेशियस गैदरिंग्स, यानी कि दूर दूर अगर लोग रहेंगे तो उससे काफी फायदा मिलेगा। अगर ये बीमारी हो जाए किसी को, वो ज्यादातर जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्थ केयर पर्सनल्स जो हैं उनको यानी पहले तो ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो सही इसको आइडेंटिफाई करें। इसके साथ साथ इसके ट्रीटमेंट में कोई ऐसे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स नहीं है और वैक्सीन्स भी अभी नहीं है। इस पे काफी ज्यादा रिसर्च भी नहीं है क्योंकि इट इज अ अर्ली स्टेज। मगर इसमें जो स्ट्रेन्स हैं वो स्ट्रेन्स मालूम हुए हैं कि 2 स्ट्रेन्स पाए गए हैं। एक तो वेस्ट अफ्रीका स्ट्रेन है और सेंट्रल अफ्रीका स्ट्रेन है। ये 2 किस्म के जो स्ट्रेन्स हैं उसमें एक स्ट्रेन में ये मालूम हुआ कि जो डिजीज है सेंट्रल अफ्रीका की वो जरा सीवियर है और वेस्ट अफ्रीका की जो है वो थोड़ी सी माइल्डर है, लेकिन इसमें 1% to 10% ये है मॉर्टेलिटी। तो ज्यादा यानी सीरियस जो हैं वही इससे इफेक्ट होते हैं और वो भी चांसेस बहुत कम हैं। और इसमें थोड़े से मालूमात अभी और आते जाएंगे क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है। इट इज इन द वेरी वेरी अर्ली स्टेज, बट वी मस्ट ऑल बी अवेयर। अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अवेयरनेस से हम यानी एक चीज होती है कि सपोज किसी को कुछ बीमारी हो गई, लेकिन एक और चीज होती है कि उनको कोई रैश हो गया, कोई और फीवर हो गया, किसी और वजह से सर में दर्द है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए कि कोविड की तरह पैनिक उनके अंदर आ गया कि क्या ये डिजीज हमको भी, कहीं हमने भी यानी कंजेस्टेड गैदरिंग्स में हम गए थे और अब हम क्या इससे अफेक्टेड होंगे। तो इस तरह का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है तो उसके लिए यानी अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों के लिए ये बना रही हूँ वीडियो। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रेन्स 2 मिले हैं, अब उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? टेस्टिंग का भी ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वी हैव लैब्स, PCR टेस्टिंग होगी, मॉलिकुलर टेस्टिंग होगी, तो उसकी पहचान के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ज़्यादा मसाइल प्रॉब्लम्स होने वाले नहीं हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड जस्ट बी केयरफुल एंड वी शुड टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। एट द सेम टाइम अगर किसी को हमने देखा, किसी को ये सिम्टम्स दिख रहे हों, तो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन, और जितनी कम्युनिटी में इसका अवेयरनेस और सेंस होगा उतना ज़्यादा आसानी से हम
इस तरह की नई बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। शुक्रिया।